अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जाके देख लें इसके बाद, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो सके। तो इस वीडियो में हम जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है टूल्स ऑफ रिसर्च, यानी जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो कौन से टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरव्यूज़ की मदद से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक से रिलेटेड लोगों से इंटरव्यूज़ लेंगे और इंटरव्यूज़ से हमें क्या है, डाटा मिलेगा। उसके बाद है जी क्वेश्चनर, यानी उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके आंसर जो हमें मिलेंगे वो हमारे रिसर्च में काम आएंगे। तो दूसरा तरीका क्वेश्चनर। तीसरा तरीका क्या है, अगर मेरा रिसर्च थोड़ा लार्ज स्केल का है तो मैं उसके लिए सर्वे करूँगा। ठीक हो गया, यानी जो इंटरव्यूज़ और क्वेश्चनर से एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ जो होती है वो सर्वे। तो सर्वे से ज़्यादा लोगों का जो है व्यूज़ लिया जा सकता है, तो सर्वे से भी मुझे डाटा मिलेगा, तो ये भी एक टूल है। उसके बाद है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है, अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक जो है मूवी दिखाता हूँ कुछ लोगों को, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से इसका जो है कंक्लूजन निकालें, यानी इस मूवी में क्या मैसेज दिया गया है इसको अपने जो है अपने हिसाब से लिखें। तो वो जो भी डाटा लिखेंगे तो मुझे उनका साइकोलॉजिकल मेंटल जो नॉलेज है या मेंटल थिंकिंग है उसका मुझे पता चलेगा कि हर बंदे की अपनी अपनी जो थिंकिंग है वो साइकोलॉजिकली किस तरह है। तो ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, तो इससे भी डाटा मिल जाता है। आई होप कि ये जो सेक्शन है वो क्लियर है आपको, टूल्स ऑफ रिसर्च। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 7 पे सैम्पलिंग। अब ये क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं वो अपने जॉब से खुश नहीं हैं, यानी कि ये मेरे रिसर्च का टॉपिक है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये तो नहीं कि मैं पूरे पाकिस्तान के टीचर्स को इकट्ठा करूँगा और उनसे जो है उनका जो है रिसर्च उन पे करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ टीचर्स को लेके मैं और उनको सैंपल के तौर पे लेके मैं क्या करूँगा, फिर वो रिसर्च करूँगा। उन सैंपल के बेस पे मैं ये फ़ैसला करूँगा कि अगर यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मिलियन टीचर्स हैं तो मैं क्या करूँगा, एटलीस्ट जो है 1 मिलियन टीचर इकट्ठे करूँगा और उन पे रिसर्च करूँगा। उनका जो कंक्लूजन मैं निकालूँगा उसको मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगा उन 10 मिलियंस के ऊपर भी। यानी अगर ये कहते हैं इस तरह है तो बाकी भी ऐसे ही सोचते होंगे और उनका भी यही व्यूज़ होंगे। आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि सैम्पलिंग क्या होती है। तो इसके कुछ सैम्पलिंग के काइंड्स हैं, उसको देख लेते हैं। एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि रैंडमली हम कुछ लोग ले लेंगे, यानी कि उसी मैं एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करूँगा कि मैं क्या करूँगा कि कुछ टीचर्स को रैंडमली मैं जो है अपने रिसर्च में ले लूँगा, उनसे फिर ये सारा काम करूँगा, इंटरव्यूज़ लूँगा, क्वेश्चनरीज सर्वे करूँगा, प्रोजेक्टिव टेस्ट सारा कुछ उन पर अप्लाई करके उस पे जो है मैं जो है रिसर्च करूँगा। तो ये होगी रैंडम सैम्पलिंग। ठीक हो गया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद है सिस्टमैटिक रैंडम। अब इसमें क्या करूँगा कि मैं एक सीक्वेंस के साथ मैं ये डिसाइड करूँगा कि हर सिटी से मैंने क्या करने हैं, 1000 टीचर्स लेने हैं हर सिटी से। तो उनको इकट्ठा करके मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50 सिटीज़ से मैं हर जो एक सिटी है उससे 100 टीचर्स लूँगा, तो मेरे पास टोटल कितने बन जाएंगे, 5000 टीचर्स बन जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग करूँगा। और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि मैं हर जगह जाने के बजाय मैं सेलेक्ट करता हूँ कि 5 सिटीज़, उनको सेलेक्ट करके उनके 5 स्कूल्स को सिलेक्ट करके उन्हीं टीचर्स को मैं ले आऊँगा और उन पे सर्वे करूँगा। तो इसको कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक हो गया। आई होप कि अब ये आपको भी क्लियर हो गया होगा कि सैम्पलिंग क्या होता है, इसके काइंड्स जो हैं वो क्या क्या होती हैं, उनका क्या मतलब होता है। अब आते हैं नंबर 8 पे, रिसर्च एथिक्स। अब कुछ एथिक्स भी होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं कि यानी कि कुछ अखलाकियात के दायरे भी हैं कि रिसर्च करते वक्त आपको वो फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 पे कॉन्फिडेंशियल। अब मैं जिन टीचर्स पे जो रिसर्च कर रहा हूँ, अब उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे कॉन्फिडेंशियल भी रखना है, यानी कि राज रखना है, सीक्रेट रखना है, उनको रिवील नहीं करना कि वो कौन से स्कूल के थे। अब ये ना हो कि मैं आके रिसर्च में बता दूं जी सिटी स्कूल के टीचर्स ने ये कहा कि हम अपने जॉब से खुश नहीं हैं, या जो प्रिंसिपल है हमें इस तरह ट्रीट करते हैं, तो कल को उनकी जॉब भी चली जाए। तो ये नहीं रिवील करना, कॉन्फिडेंशियल।
नंबर 2 पे वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, यानी उन टीचर्स को मैं ज़बरदस्ती नहीं वो कर सकता, मजबूर कर सकता कि आ जाओ अभी रिसर्च के लिए। तो वो अगर अपने खुशी से आना चाहें तभी मैं उनको इन्वॉल्व करूँगा अपने रिसर्च में। उसके बाद पार्टिसिपेंट कैन विदड्रॉ एट एनी पॉइंट, यानी कि जब उनको लगे कि या कोई मजबूरी हो जाती है या वो उसके जो है नई बाद में आना चाहते, रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो मैं उनको प्रेशर नहीं डाल सकता, तो वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। और उसके बाद इंश्योर नो हार्म टू पार्टिसिपेंट, यानी कि ये भी हमें यकीन दहानी करानी होगी कि किसी भी पार्टिसिपेंट को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इसके ज़िम्मेदार भी रिसर्चर होगा, तो ये भी इसमें रिसर्च के एथिक्स में शामिल है। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि रिसर्च एथिक्स क्या होती है और इन पे कैसे अमल किया जाता है। अब आते हैं नंबर 9 पे, स्टैटिस्टिकल टर्म्स। ये क्या होती हैं जी? स्टैटिस्टिकल टर्म्स यानी कि आपको इनका भी पता होना चाहिए कि किसी भी रिसर्च में आप जहाँ पे डाटा हम लिखते हैं तो आपको पता है कि सर्वे वगैरह ये चीज़ें, इनमें जो है स्टैट का यूज़ होता है, डाटा जो है स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में दिया जाता है। तो उसके कुछ टर्म्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, जैसे टी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर क्या होता है, इनके बारे में हमें पता चलना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं, इनके बारे में भी हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 10 पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थीसिस राइटिंग। अब इसके बारे में आप सुन लें सिंपली कि जितना भी हमने रिसर्च किया है, इकट्ठा कर लिया, सारा कुछ हो गया है, अब इसको हमने करना है पब्लिश, यानी कि एक पूरी थीसिस जो है वो राइट करनी है हमने, ताकि पूरी दुनिया उसको रीच कर सके, पढ़ सके, तो उसको कहते हैं थीसिस राइटिंग। अब उसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीक़ेकार होता है, तो उस तरीके को हम फॉलो करते हुए, उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए फिर ही हम थीसिस लिख सकते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले हमें टाइटल देना होगा, यानी जो रिसर्च है हमारा, उस पे जो हम थीसिस लिख रहे हैं उस थीसिस का हमारा टाइटल क्या है, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, इसमें क्या है, इसमें हम सिनॉप्सिस लिखते हैं, मेन पॉइंट्स लिखते हैं, यानी कि हाइलाइट्स समझ लें, पूरे रिसर्च के हाइलाइट्स हम लिखते हैं इसमें कि इस रिसर्च में हम क्या कहने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। अब ये लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, उस रिसर्च के रिलेटेड जो भी डाटा है प्रीवियस, हम उसको इकट्ठा करते हैं। यानी पहले इस पे अगर रिसर्च हुआ है तो पहले लोगों ने क्या कहा है, पहली रिसर्च में ये क्या बात कही गई है और मैं कुछ क्या बताने वाला हूँ, इसमें क्या एडिशन करने वाला हूँ, यानी कि उसमें ये लिटरेचर रिव्यू कहलाता है, ठीक हो गया। उसके बाद है मेथड, यानी कौन सा मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ इस थीसिस में या इस रिसर्च में, मैंने कौन कौन से मेथड यूज़ किए हैं, ये सब बताते हैं मेथड में। उसके बाद रिज़ल्ट, ये करने के बाद फिर हम रिज़ल्ट देते हैं भी, फाइनल रिज़ल्ट हमारा क्या है, ठीक है, रिसर्च का। उसके बाद डिस्कशन, उस पर हम डिस्कशन भी करते हैं, कमेंट्री करते हैं अपनी भी, इस पे जो हमारे व्यूज़ क्या हैं, हमारी डिस्कशन क्या है, ये बताते हैं। और उसके बाद है रेफरेंसेस, इसमें हम बताते हैं कि हमने डाटा कहाँ कहाँ से लिया है, ठीक है, तो ये सारी रेफरेंसेस बताते हैं हम। तो उसके बाद लास्ट में आ जाता है अपेंडिक्स। ये क्या होता है जी? ये आपने देखा होगा कहीं पे भी लिखा होता है ना, रीड मोर, तो इसी तरह अपेंडिक्स का मतलब हम जो डिटेल्ड हमारी एक इंटरव्यूज़ हैं या हमारे जो सर्वे वगैरह हैं, उनका जो डाटा होता है, बहुत ज़्यादा डाटा है, लंबा डाटा है, तो उसको हम अगर थीसिस में नहीं शामिल कर सके तो हम अलग से उनके अपेंडिक्स पेजेस बना देंगे और यहाँ अटैच कर देंगे। इस पे लिंक्स वगैरह हो सकते हैं, उसको क्लिक करके मज़ीद अगर पढ़ना चाहे कोई तो उसको पढ़ सकता है, तो उसमें ये शामिल होती है। ओके जी, आई होप कि अब आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये क्या क्या होती हैं और इनका क्या मकसद होता है। अगर वीडियो को सही से समझना है तो आप लोगों को वो फर्स्ट लेक्चर लाजमी देखना होगा, ताकि जो शुरू से आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का पता चले और ये पार्ट्स भी फिर क्लियर हो जाएंगे। ओके जी, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।